ओके, सभी को गुड मॉर्निंग। डाइट पेंड्रा से आज हम स्टार्ट करेंगे एक बृहद चक्र जो हमारे जिंदगी से संबंधित है, हमारे पर्यावरण से संबंधित है, हमारे अस्तित्व से संबंधित है। और एक खूबसूरत चैप्टर आपके सामने है, स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिख रहा है, कार्बन चक्र। कार्बन जिसका सूत्र C और परमाणु क्रमांक इसका 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, वाह्य कक्षा में इसका 4 इलेक्ट्रॉन है। यही इसको खूबसूरत बनाती है। सिर्फ 2 कक्षा का होना और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6 2 4, दो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन का होना, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन का होना इसके अद्भुत गुण का परिचायक है। इसकी संयोजकता, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और इसे पूर्ण होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन को विसर्जित करेगा। चूंकि 8 पूर्ण करने के लिए ये ठीक आधा में है, अर्थात आज के इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यह देने में और लेने में दोनों में इन्हें कठिनाई होती है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है साझा करना। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 4 किसी दूसरे से ये साझा करना ज्यादा बेहतर, कंफर्टेबल महसूस करता है कार्बन। और इसी के कारण, इसी गुण के कारण अधिकांश यौगिक, अधिकांश तत्व इनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं या कार्बन से क्रिया करना चाहते हैं, जिसके कारण इसकी विशाल चैन उपलब्ध है। खास करके कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक चीजों में ये अनिवार्य होता है कार्बन का उपस्थिति। इसलिए एक पूरा रसायन शाखा के ब्रांच को जानते हो, पूरा कार्बनिक शाखा के नाम से जाना जाता है, इसी अद्भुत गुण के कारण, कार्बन की 4 संयोजकता के कारण। ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन की संयोजकता 4 और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। ठीक है, अब प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 6 ही होगा। ठीक, अब आ जाए, ये इसका सामान्य परिचय है कार्बन से। कार्बन चक्र वह घटना है जिसमें पृथ्वी के भूमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल पृथ्वी का कंपोनेंट, यानी पूरा पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला जो कुछ चीजों में कार्बन के घटक विद्यमान रहते हैं। भूमंडल के अंदर में क्या पाई जाती है? किसी के पास उत्तर है? कोयला दबा रहता है। हाँ, कोयला जिसमें कार्बन की प्रचुर मात्रा, एंथ्रासाइट, ये जो कोयला की 3 ग्रेड हैं, ये सारे कोयला पाई जाती है वो भूमंडल के अंदर। जीवमंडल, जहां जीव पाए जाते हैं, पृथ्वी के वह एरिया जिसमें जीव पाए जाते हैं, है ना। किसका उदाहरण लें आप? मनुष्य जीव है, मनुष्य में कार्बन पाया जाता है, चिड़िया में कार्बन, मेंढक में कार्बन, पौधा में कार्बन, सब में। यानी किसी भी जीव को जलाएंगे हम तो उसका अवशेष जो मुख्य रूप से हमको दिखाई देगा वो कार्बन दिखाई देगा। तो ये जीवमंडल में। वायुमंडल में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या विद्यमान है? कार्बन विद्यमान है। जलमंडल में भी विभिन्न प्रकार के उनके जीव भी उपस्थित होते हैं, जल में सॉल्वेंट भी उपस्थित होते हैं,
और वो जो मीथेन, इथेन, कई प्रकार के गैसों का समुद्र, जलमंडल मतलब हमारा तालाब से ही तुलना मत करिएगा, समुद्र के अंदर में उसका तो पूरा कंपोनेंट विद्यमान रहता है कार्बन का, जहां बड़े बड़े क्या लगा रहता है, पेट्रोल का जो पाइप लगी होती है और जिससे कच्चा तेल निकाला जाता है और वो पेट्रोल को पूरा विश्व भर में सप्लाई किया जाता है। इसलिए कंवर सर बताए थे पेट्रोल का क्या नहीं होता, मूल्य नहीं होता है ना, कीमत नहीं होता, ठीक है, वो केवल आने जाने ट्रांसपोर्ट इसी का कीमत लिया जाता है, भूमि का कीमत नहीं होता, भले ही उसको खरीद बिक्री किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण इस खूबसूरत पृथ्वी में है, भूमंडल है, जीवमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल। कार्बन यौगिकों का हमेशा आदान प्रदान होता है, चक्र चलते रहता है इसका। यह चक्र पृथ्वी पर संयुक्त एवं तात्विक अवस्थाओं में कार्बन की गति को दर्शाता है। आदान प्रदान होना जरूरी है, यदि आदान प्रदान नहीं होगा तो एक जगह वह स्टोर हो जाएगा और आने वाले जंतु, आने वाले हवा को वो चीज नहीं मिलेगी और धीरे धीरे वह स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कैसे स्टोर होता है, जैसे मनुष्य है, ठीक है, एक मनुष्य का उदाहरण ले लो। हम लोग पूरा हमारा जो प्रोटीन है कार्बन से बना हुआ है, ठीक है, प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक होता है हाइड्रोकार्बन। ढेर सारे कार्बन हमारे शरीर के अंदर में विद्यमान रहता है। मान लो हमारी मृत्यु होती और उसके बाद वह कार्बन वापस नहीं जाती, कहां, वायुमंडल में, या हम सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं भेजते, तो क्या होता, धीरे धीरे इतने मनुष्य होते जाएंगे और उतना कार्बन हमारे पूरा मनुष्य के शरीर में स्टोर होता जाएगा और जहां से हमको कार्बन चाहिए वहां पर कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे पूरा कम हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन हमारे शरीर में क्या हो गया है, बंध गया है, वो वापस नहीं जा रहा है। किसी भी चीज को चलाने के लिए इसलिए चक्र की जरूरत पड़ती है, बराबर वहां से आए जाए फिर जाए, इस तरह से चक्र चलते रहना चाहिए संतुलन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसलिए कार्बन की गति को ये दर्शाता है। या वायुमंडल में गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में किस अवस्था में रहता है कार्बन, सूत्र तो मालूम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आर्ट वाले, यस, CO2, एक कार्बन है, सी को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, डाई, दो को क्या बोलते हैं, दो को ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, और ओ को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। हाँ, दो को सारे जो नेगेटिव तत्व हैं, ऋणात्मक तत्व हैं, मैं एक दिन बोला था आपको जब केमिस्ट्री लिया था, क्या जोड़ेंगे उसमें, क्या जोड़ेंगे, सारे नेगेटिव तत्व पॉजिटिव तत्व के दाएं पक्ष में होते हैं और नामकरण के लिए एक विशेष शब्द को जोड़ा जाता है। क्या जोड़ेंगे, भूल गए, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन में क्या जोड़ेंगे, ऑक्साइड, क्लोरीन में क्या जोड़ेंगे, फ्लोरीन में क्या जोड़ेंगे, ब्रोमीन में क्या जोड़ेंगे, आयोडीन में क्या जोड़ेंगे, ख्याल रखेंगे। हम एक चैप्टर ले रहे हैं, उसी के साथ साथ मल्टी सब्जेक्ट को कोरिलेटेड कर रहे हैं ताकि आपका केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो और बायो भी स्ट्रांग हो। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा ऋणात्मक तत्व धनात्मक तत्व के बाद होता है और उसे आइड कहा जाता है। एक कार्बन, दो को डाई, एक को क्या बोलते हैं, मोनो, एक को क्या बोलते हैं, दो को, तीन को ट्राई, चार को और पांच को, छह को हेक्सा। इस तरह से आप को नाम मालूम होना चाहिए। इसका नाम कन्फर्म हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब बोलिए इसको, सल्फर, गुड, ठीक, हाँ, इस तरह से आपको नामकरण करना है। पुनः आ जाए, गैसीय अवस्था में किस रूप में रहता है कार्बन, ग्रेफाइट, दिखे हो ग्रेफाइट, हाथ ऊपर करिएगा, ग्रेफाइट कितने जने देखे हो, वेरी गुड, पेंसिल का, हाँ वही है,
जी, काला भाग पेंसिल का, पेंसिल लिखे हो, हाँ, उसका काला भाग ही क्या है, ग्रेफाइट। टार्च देखे हो, सेल देखे हो, वो सेल का वो जो अंदर है ऐसा लगा रहता है डाट, ठीक है, कार्बन का क्षण। और हीरा नहीं देखे होगे, है ना, मैं भी नहीं देखा हूं, ठीक है, हाँ, पिक्चर में देखे हो सब हीरा को। तो हीरा भी बहुत कीमती नहीं है रासायनिक रूप से, हीरा भी क्या है, कोयला है, कोयला भी कोयला है और हीरा भी यानी कार्बन है, ठीक है। आपका ग्रेफाइट भी कार्बन है और हीरा भी कार्बन है। संयुक्त अवस्था में खनिजों में कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में या किस रूप में पाया जाता है, खनिजों में, ठीक है। MgCO3, CO3 जहां लगा है वह क्या है, कार्बोनेट है। अब इसको मैग्नीशियम ट्राई, हाँ ऐसा मत बोलना। अब ये 3 तत्वों का समेकित है, इसमें कितने तत्व हैं, जब 3 तत्व होंगे उसको इस तरह से मत बोलना, ख्याल रखिए। ये मूलक हो गया यार, ये क्या है, मूलक है। मूलक का एक विशेष नाम है, ये इसका दोनों मिलकर के इसके सरनेम को बनाते हैं। एक CO3 जहां भी है उसको क्या कहिएगा, परीक्षा में आएगा तो कार्बोनेट। CO3 किसी भी तत्व के साथ लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, ख्याल ख्याल रहेगा, CO3 मतलब ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, कैल्शियम यानी चूना का पत्थर, चूना पत्थर रखे हो, हाँ, चूना पत्थर को बोलते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ये ठीक है, ये हो गया, ये समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, जमीन के अंदर में क्या, जमीन के अंदर में जीवाश्म ईंधन के रूप में, जैसे यहां बैठे हैं हम लोग, पराग से क्या आ गया, भूकंप आ गया और दब गए, ठीक है। और पहले संसाधन नहीं रहता था उनको, आजकल तो वो कोई भी दबेगा तुरंत जैसे भी आएगा और हटा देंगे। पहले सोचो लाखों वर्ष पहले जब पृथ्वी में विशाल जंगल हुआ करता था, बड़े बड़े जीव रहते थे, डायनासोर रहते थे, देखे हो हाथी का 5 गुना 10 गुना डायनासोर, ऐसे बड़े बड़े जीवों से हमारा जो पृथ्वी है भरा रहता था। अब कभी कभी इस तरह से भूकंप आज भी आता है, उस समय भी आता था, और इस तरह से जीव उसके अंदर में दब जाते थे। अब धीरे धीरे लाखों वर्षों के बाद वो दबाव के कारण, ताप के कारण, दाब के कारण वो एक विशेष ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं, कोयला जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। वनस्पति, बड़े बड़े फर्न का पौधा हुआ करता था, फर्न देखे हो, हाथ ऊपर करिए, फर्न, फर्न, हाँ, नहीं देखे हो ना कोई, आज दिखाऊंगा तुमको फर्न, ठीक है, हाँ। ये हो गया कंप्लीट, जीवाश्म ईंधन। कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वसन के द्वारा वायुमंडल में प्रति क्षण छोड़ रहे हैं श्वसन के रूप में, और हमको कोई जलाएगा तो भी वो, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। हमारा पूरा शरीर कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और वो जैसे ही जलेगा कार्बन ऑक्सीजन से सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और ये वायुमंडल को, हाँ, दे देगा, ठीक है। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। सेंटर, यस, ओके, कितना बड़ा हो गया, हाँ, पेन से करूं, हाँ, ओके। अब ये ऐसा प्रश्न आता है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, दिख रहा है आपको, यह कारक कार्बन चक्र में योगदान देता है, कार्बन चक्र में योगदान देता है, ख्याल रखिएगा।
जीवाश्म ईंधन का दहन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी। वाह, बहुत सुंदर। और देखें, कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत है। पौधों के लिए, प्रश्न को भली भांति पढ़िएगा। कार्बन चक्र में पौधों के लिए स्रोत है जीवाश्म ईंधन, कार्बोनेट चट्टानें, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। वायुमंडलीय कार्बन, ओके, बहुत ज्यादा होशियार हो आप लोग। नेक्स्ट, हाँ, ओके, हाँ। तीसरा है, देखिएगा, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका होती है। बैक्टीरिया, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका होती है। कार्बनिक यौगिकों का टूटना, रसायन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन यौगिकों का आत्मसात। हाँ, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका। हाथ ऊपर करिए जिनको एक्यूरेट मालूम हो। जीवाणु का काम क्या है, याद करिएगा। मेन काम जीवाणु का, जीवाणु का काम क्या है? हाँ, क्षरण, अपघटन। हाँ, अब देखिए, हाँ, ये तोड़ने का काम करता है। यदि वह जीवाणु उसको तोड़ता नहीं तो सारा कार्बन हमारे शरीर में जमा रहेगा। कब तक? जब तक पृथ्वी विद्यमान रहेगा। इसलिए मृत्यु के बाद चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, उसके कार्बन के यौगिक को कहां वापस करने का काम कौन करता है? जीवाणु। हम लोग जीवाणु को बहुत तीक्ष्ण नजर से देखते हैं कि ये बहुत गंदा चीज है करके। देखो, ये भी जीवन में, हमारी जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। ये नहीं होता तो हमको पुनः वायुमंडल से, जमीन से, जल से जो चीज चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होता। यानी जो जो चीज जहां जहां विद्यमान होना चाहिए वहां वहां वापस करने का काम यह पवित्र जीवाणु करती है। ख्याल रखिएगा। तो उतना तीक्ष्ण नजर से मत देखना इसको, ये भी मित्र है। कार्बन चक्र में मानव शरीर इस प्रकार से कार्बन को वायुमंडल में लौटाता है। देखिएगा, है ना, कार्बन चक्र में मानव शरीर इस प्रकार से कार्बन को वायुमंडल में लौटाता है। कौन सा शरीर? ग्लूकोज का निर्माण, अपशिष्ट उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण, सेलुलर श्वसन। बताइए इसका। मानव शरीर वायुमंडल को कैसे लौटाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा तो लौटा देगा मानव शरीर में। अपशिष्ट उत्पाद, अपशिष्ट उत्पाद मतलब जानते हो? हाँ, लोटा पकड़ करके जाते हो अपशिष्ट, हाँ, उस रूप में वायुमंडल में लौटा देगा क्या? वो तो उसको तो वो सड़ने के बाद जीवाणु वापस करेगा उसको। हाँ, प्रकाश संश्लेषण, हाँ, प्रकाश संश्लेषण से तो कार्बन का एसिमिलेशन होता है, इकट्ठीकरण होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा और क्या करेगा? वो फल बना देगा। वही गंदा पदार्थ को पकड़ेगा, इधर आओ और बढ़िया संतरा सेब मुसब्बी लो खाओ। हाँ, तो किसी चीज से हमको क्या नहीं करना है?
घृणा नहीं करना है। अब बचा क्या? यही है सेल्यूलर श्वसन, श्वसन की क्रिया है। श्वसन की क्रिया उस दिन बताया था, किसे बोलते हैं श्वसन की क्रिया? सांस लेना और सांस छोड़ना, ये श्वसन क्रिया है? बिल्कुल नहीं, ये मैकेनिज्म है, सांस लेने का तरीका है, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने का प्रोसेस है। वास्तविक श्वसन पौधा और जंतु में एक ही प्रकार का होता है, चाहे वो जंतु हो चाहे वह पौधा हो, वह होता है सेलुलर श्वसन। सेलुलर श्वसन मतलब कोशिका में श्वसन, कोशिका के अंदर श्वसन, ठीक है। उसमें ग्लूकोज रहता है, सांस जाती है हमारे शरीर से किसके पास? ग्लूकोज के पास, और वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को क्या जलाने का काम करते हैं, हाँ, दहन क्रिया होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जिसके कारण वो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाती है, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? वायुमंडल में। यानी हमारा जो श्वास छोड़ रहे हैं वो सेल्यूलर श्वसन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। यानी मानव कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सेल्यूलर श्वसन के माध्यम से कार्बन को वायुमंडल में, और पौधा, मान लीजिए मानव के स्थान पर पौधा दिया है तो क्या करेंगे? यही उत्तर होगा, ख्याल रखिएगा। यानी कोई भी जीव का यदि नाम है, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, सेल्यूलर श्वसन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वायुमंडल में छोड़ेंगे, और क्या करेगा? ढेर सारे ऊर्जा रिलीज करेगा। उसी ऊर्जा से हम लोग यहां बैठे हैं, यहां बोल रहे हैं, यहां दौड़ेंगे, यहां चलेंगे, वहां कूदेंगे, उसी ऊर्जा से। ओके? श्वसन और प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया के केंद्र में है। ये तो एकदम सरल होना चाहिए आपके लिए। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया के केंद्र में है। कौन सी प्रक्रिया के केंद्र में श्वसन होते हैं और प्रकाश संश्लेषण होता है? नाइट्रोजन चक्र में, फास्फोरस चक्र में, कार्बन चक्र में, सल्फर चक्र में। वही तो पढ़ रहे हो तो स्वाभाविक है, ठीक है। फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र के बीच अंतर इस तथ्य में निहित होता है, फास्फोरस चक्र में गैसीय चरण शामिल नहीं है, लेकिन कार्बन चक्र शामिल है। फास्फोरस जीवित प्राणियों में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन कार्बन प्रवेश करता है। फास्फोरस चक्र में एक ठोस चरण शामिल होता है, कार्बन चक्र में नहीं। फास्फोरस चक्र का प्राथमिक भंडार वायुमंडल है, लेकिन चट्टाने कार्बन चक्र के लिए प्राथमिक भंडार है। फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र के बीच अंतर इस तथ्य में निहित है। बताइएगा। ये तो नहीं है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, यही होना डी। ये नहीं, फास्फोरस जीवित प्राणियों में प्रवेश करता है, ये फास्फोरस ये हो ही नहीं सकता। फास्फोरस चक्र में गैसीय चरण शामिल नहीं है, लेकिन कार्बन चक्र में शामिल है ना। ये नहीं हो सकता। फास्फोरस चक्र में एक ठोस चरण शामिल होता है, कार्बन चक्र में नहीं, ये भी नहीं होगा। यही डी कंफर्म है। ओके, ठीक है।